हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के संबंध के बारे में। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं परिचय ही देखेंगे, यानी कि संबंध को देखेंगे और बाद में हम देखेंगे इसके अंतर के बारे में। जैसे कि आप में से अक्सर लोग जानते ही होंगे कि राजनीतिक विज्ञान जो है उसमें हम अध्ययन करते हैं राज्य के बारे में। राज्य किस प्रकार कार्य करता है, सरकार वगैरह जो है वो किस तरह से बनती है। वहीं जो दूसरी जगह भूगोल है उसमें हम देखते हैं एक देश की व्यवस्था को किस तरीके से जैसे प्राकृतिक नज़रिया होता है या फिर हमारा दृष्टिकोण होता है, उस तरीके से उसको हम देखते हैं। भूगोल में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो संबंध क्या है, भूगोल का संबंध किससे है? भूमि से है। भूमि, वायु, वर्षा हो, खनिज पदार्थ हो, कृषि, ज़मीन, पानी, आग, हवा, जो भी चीज़ें हैं, वायुमंडल, हर चीज़ संबंधित होती है यहाँ पर भूगोल से। तो यहाँ पर हम भूगोल को जान चुके क्या होता है भूगोल। वहीं पर राजनीति विज्ञान क्या है, वो राज्य के बारे में बात करता है। तो भूगोल एक तरह से प्राकृतिक दशाएं जो होती हैं, जो राज्य के लिए ज़रूरी होती हैं, इंसान के जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनके बारे में बात करता है। वहीं प्राकृतिक जो हो राजनीतिक विज्ञान है वो बात करता है राज्य के अस्तित्व के बारे में, किस तरह बना, किस प्रकार कार्य कर रहा है, क्या भविष्य होगा आगे। राज्य के निर्माण का तत्वों में भूखंड एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ यहाँ पर अगर आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जब हम बात करते हैं राज्य के मौलिक तत्वों के बारे में, तो राज्य के 4 मौलिक तत्व होते हैं। उनमें से एक होता है ज़मीन या भूखंड, निश्चित भूभाग, कुछ इस तरह से हो सकता है वो लिखा हुआ, निश्चित भूभाग, ज़मीन या कुछ और दिया होगा इसके अंदर, तो वो भूखंड ही कहलाता है। और भूखंड क्या है? भूखंड का निश्चित होना राज्य के लिए ज़रूरी है। अब जिसमें हम बात कर रहे हैं भूगोल में, तो वहाँ पर हम देखेंगे भूमि एक महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि भूमि के ऊपर ही आप देख रहे हैं, ज़मीन पर ही वर्षा भी हो रही है। खनिज पदार्थ क्या है? ज़मीन के अंदर ही है, किसी ज़मीन के ऊपर ही हो रही है। भूमि से लगा हुआ समुंदर है, पहाड़ भूमि के ऊपर है, नदी भूमि पे बह रही है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि भूखंड जो होता है राज्य के अंदर, उस भूखंड के अंदर राज्य के नज़रिए से जब हम देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि ज़मीन है, नदी है, पानी का नहीं है, और पहाड़ है, खनिज है, ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो ये भूगोल में भी अध्ययन किया जा रहा है इसका। जब भूगोल में हम इसका अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन का जो हमें फ़ायदा होगा वो हम राजनीतिक विज्ञान के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। ये संबंध दोनों के अंदर स्थापित हो जाता है इस तरह से। फिर हम क्या कहते हैं कि परस्पर रूप से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि भाई हम बात जब करते हैं भूखंड के बारे में, तो भूखंड में तो हर चीज़ ही आ जाती है आपके। पहाड़ भी आएगा, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नहीं है, कहीं पठार भी हो सकता है, कहीं समतल ज़मीन हो सकती है। फिर जब देश है तो उसके अंदर नदियाँ भी होंगी। तो ये सब अध्ययन तो हम राजनीतिक विज्ञान में नहीं करेंगे, इसका अध्ययन हम करेंगे कितनी बड़ी नदी है, कहाँ से शुरुआत हो रही है, भूगोल के अंदर। बंटवारा कैसे करना है, ये काम चीज़ देखी जाएगी राजनीतिक विज्ञान के ज़रिए से। राज्य देखेगा इस चीज़ को, कितने बांध बनाने हैं, किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको हम समझते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं इस बारे में? अरस्तु कहते हैं इसको कि जलवायु, भूमि और समुद्र तट, पहाड़ और नदियाँ तथा खाड़ियाँ आदि राजनीतिक इतिहास तथा किसी देश की सभ्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ देती है। क्योंकि देश के अंदर हम देखें तो भारत का पहले हम क्या कहते हैं? अखंड भारत। तो अखंड भारत तो अफगानिस्तान तक फैला है, काफ़ी आगे तक, और बहुत सारे देश में शामिल हुआ करते थे उस समय के। तो जलवायु है, और ये क्या हुआ हमारे लिए राजनीतिक इतिहास बन जाता है। गर्मी, एक तो हम कहते हैं कि जलवायु है एक मौसम, मतलब मौसम कितने आते हैं? 3 आते हैं हमारे यहाँ अक्सर। तो ये चीज़ें हम जब अध्ययन करेंगे तो राज्य में आप देखते होंगे हमारे यहाँ एक गर्मी के अंदर बजट आता है, सर्दी के अंदर आता है, सत्र चलता है, इसको हम कहते हैं सर्दी का सत्र, गर्मी का सत्र जो चलते हैं वो इस तरह से चलता है। तो वो राज्य के लिए है, राज्य का काम है, तो वो जलवायु के ऊपर तो आधारित हो गया। फिर जब हम बात करते हैं कि राज्य की भूमि के बारे में, तो भूमि का पंगा तो बहुत ज़्यादा है। आसपास के देशों से हमेशा झगड़ा रहता है भूमि के ऊपर, बॉर्डर्स को लेकर होता है हमेशा। समुद्र तट को भी लेकर यही हाल है। फिर बंदरगाह वगैरह चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि आपका जो राज्य है, हमने तो अध्ययन कर लिया कि भाई ये समुंदर यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ, इस समुंदर के ऊपर या इस समुंदर के नीचे खनिज पदार्थ हैं, भूगोल के जरिए अध्ययन कर लिया हमने। मगर जो कानून बनेंगे वो बनेंगे राजनीतिक विज्ञान के ज़रिए से। फिर पहाड़, पठार, नदियाँ, सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जब इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक इतिहास जो है वो बन जाता है इस तरह से।
और सभ्यता संस्कृति पर यह अमिट छाप छोड़ता है। मतलब हम देखें तो योगदान बहुत ज़्यादा देता है इसके अंदर। बोंदा कहते हैं इस बारे में राजनीतिक विज्ञान तथा भूमि के संबंध की घनिष्ठता पर बल दिया है। वो कहते हैं कि भाई भूमि का संबंध और वैदिक विज्ञान का संबंध बहुत घना है यहाँ पर, क्योंकि राज्य के लिए भूमि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम अध्ययन करते हैं भूगोल के अंदर, फिर इस्तेमाल राजनीतिक विज्ञान में करते हैं, तो ये संबंधित हो जाते हैं आपस में। मोंटेस्क्यू कहते हैं इस बारे में ठंडे देशों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और गर्म देशों के लिए दास्तान, ये गुलामी स्वाभाविक है। उस समय के अंदर ज़्यादा चीज़ थी, तो ये चीज़ हुआ करती थी उस समय। जैसे हम ब्रिटेन वगैरह देखते हैं, ख़ासकर यूरोपीय देश हैं, रूस हैं, तो ये जो देश हैं साम्राज्यवादी देश थे, दूसरे जाकर कब्जा करते थे जहाँ गर्मी थी। खासकर से इंडिया है, अफ्रीकन देश और एशियन देश जो है उनके ऊपर ज़्यादातर ये कंट्रोल करते थे, कब्जा करते थे। तो इनका वही नज़रिया है, उस तरह से ही कहते हैं। मतलब जो ठंडे देश हैं वहाँ पर तो इन्होंने कहा कि आज़ादी की बात चल रही है, आज़ादी हर इंसान की भी हो। जो गर्म देश हैं, एशिया के देश हैं, अब ये भूगोल से पता कर रहा है, भूगोल से इसको जोड़ रहे हैं, ये वहाँ दास्तानी है, ये ग़ुलामी है। रूस को क्या कहते हैं 28वीं शताब्दी के अंदर जलवायु तथा सरकार के स्वरूप के संबंध में स्थापित करते हुए कहा कि गर्म जलवायु निरंकुश शासक के लिए, ठंडी जलवायु बर्बरता के लिए और सम जलवायु अच्छे जनतांत्रिक शासन के लिए उपयुक्त है। ये इन्होंने इस बारे में कहा। जैसे गर्म जलवायु निरंकुश शासक होते हैं, अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे तो निरंकुश शासक बहुत ज़्यादा रहे हैं। आज भी वहाँ पर जो शासक जो होते हैं वो निरंकुश हो जाते हैं कई बार, और जो अफ्रीकी या एशिया के देश हैं उनमें भी ऐसा होता है। तो ये गर्म देश है यहाँ पर तो। और ठंडी जलवायु जो है वह बर्बरता है। बर्बरता अगर हम देखें तो राजनीतिक विज्ञान का विषय तो यहाँ पर है ही नहीं है, ये विषय है भूगोल का। खाने की कमी है वहाँ पर, तो लोग एक दूसरे को मारते हैं। खाना दूसरे देशों से पहुँचता है, वहाँ से मतलब सारी चीज़ें वो नहीं उगा पाते अपनी तौर से, या पका मतलब जनरेट नहीं कर पाते, उस चीज़ को उत्पादन नहीं कर पाते, तो दूसरे देश उनको भेजते हैं। तो उनमें लड़ाई रहती थी पहले के समय के अंदर। खासकर जैसे आप जानते होंगे जो आदिवासी जनजातियाँ जो होती थी वो लड़ती थी खासकर उस समय के अंदर खाने के लिए। तो वहाँ बर्बरता होती ठंडे प्रदेशों के अंदर, ठंडी जलवायु के अंदर। और जो सम जलवायु है वहाँ पर क्या है, अच्छे जनतांत्रिक शासन के लिए उपयुक्त होती है वो। फिर आगे हम देखें इसके अंदर, तो यहाँ पर है समाज की समस्याओं तथा जीवन को समझने के लिए वहाँ के भूगोल का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि हम देखें अब जो पहाड़ी इलाका है तो उसकी जो स्थिति है वो जो मैदानी इलाका है उससे अलग है। वहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है मगर उत्पादन कम है। पहाड़ों पर तो उत्पादन कम ही होता है, ज़मीन कम उपजाऊ होती है, ज़मीन तो बहुत ही कम। वहाँ से जो चीज़ें बहकर आती हैं ज़मीन उनसे तो उपजाऊ हो जाती है मगर वो उनके लिए काम की नहीं होती, वो बह के निकल जाती हैं वो आगे। ये पहाड़ होते हैं वहाँ पर, तो खेती के लायक ज़मीन नहीं है, फिर वहाँ पहुँचना मुश्किल है, ये चीज़ है। मैदानी इलाके भी कई तरह के होते हैं, पठारी इलाके भी होते हैं कई तरह से, तो उनका ज्ञान होना हमें आवश्यक है, जब ही देश नीतियाँ बना पाता है। आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट के देश होते हैं उनके लिए कुछ अलग प्रावधान किए जाते हैं संविधान के अंदर, या कानून बनाए जाते हैं उनके थोड़े अलग होते हैं। तो ये क्या है कि जब हमें उनके पहाड़ पता है कि वो जगह ठंडी है या पहाड़ों पर है तो वहाँ के लोगों के लिए जाना आना मुश्किल है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अलग कानून बनाते हैं, कुछ अलग प्रावधान करते हैं अपने कानूनों के अंदर। भूगोल क्या करता है, न केवल राष्ट्र की गृह नीति को प्रभावित करता है, आप जानते हैं इस चीज़ को भी। जैसे सुरक्षा को देख के लेते हैं हम कि समुद्र की रक्षा करने के लिए सरकार अलग खर्चा करती है, नीतियाँ बनाती है अलग तरह की। और जो ऊपरी इलाका या फिर जो हम देखते हैं जो पहाड़ी इलाका, फिर जो हमारी ज़मीनी इलाका होती है, सरहद होती है, उसके लिए अलग बजट बनता है, अलग तरह की नीतियाँ बनाई जाती हैं उसकी। तो वो नीतियों को प्रभावित कर रही है। फिर अगर मान लीजिए कोई देश है वो लैंड लॉक है, मतलब सत्तासित देश हो उसकी तरफ, तो उसकी नीति ये होगी कि जो आसपास के देश हैं उनसे संबंध अच्छा स्थापित किया जाए। पता क्या चला भूगोल से कि भाई हम तो लैंड लॉक हैं, बिल्कुल ज़मीन से घिरे हुए हैं, तो जो आसपास के देश हैं उनसे नीतियाँ बना के रखेंगे अच्छी। जो आज़ाद देश है बिल्कुल खुला है, कोई आसपास देश नहीं है, जैसे भारत का काफ़ी जगह जो हिस्सा है साउथ का वो खुला हुआ है, तो व्यापार आसानी से हो सकता है, तो उसकी जो नीतियाँ हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। ये हम जानते हैं भूगोल से कि भाई देश की जिन जगह हिस्सा है खुला हुआ है हमारे साउथ का एरिया, और ये फिर हम इस्तेमाल करते हैं विज्ञान में। अमेरिका और रूस के बारे में क्या है यहाँ पर कि राष्ट्रीय शक्ति वृद्धि का कारण उनकी प्राकृतिक संपदा। रूस में जो गैस वगैरह है, तेल वो है बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, यही चीज़ है। अमेरिका में भी खनिज वगैरह बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और बाकी टेक्नोलॉजी उनके पास है यहाँ पर।
स्थिति का खनिज पदार्थों की बहुतायता, पेट्रोल के विशाल भंडार के कारण आज पश्चिमी एशिया के देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बने हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि तेल वगैरह देश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पश्चिमी यानी कि मतलब सऊदी अरब या कतर है, ओमान है, ये देश आप जानते होंगे, ईरान है, इराक है, इन पर तेल बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर क्षेत्र बन जाते हैं एक तरह से यहाँ पर। स्विट्ज़रलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये सब तरह वहाँ पर भौगोलिक स्थिति है। स्विट्ज़रलैंड छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, ये बहुत सारे, अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या करा, लोकतंत्र की स्थापना कर ली, जुड़ गए, फेडरल बन गए, कॉन्फेडरल बने वहाँ से, ये फिर लोकतंत्र स्थापित हुआ वहाँ पर, क्योंकि लोगों की मांगें थी और लोग सबका हक वहाँ पर मानना ज़रूरी था। वहाँ पर स्थापना वहाँ पर इस तरह से। भूटान और नेपाल जो है, आप जानते होंगे भूटान नेपाल जो है काफ़ी पिछड़े हुए देश हैं, क्योंकि यहाँ पे जो संपदा है बहुत ही कम है, प्राकृतिक साधन जो है वो बहुत ही कम है या फिर असंपन्न है। असंपन्न का मतलब ये है कि होते हुए भी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। भूगोल है, पहाड़ है, तो हम जानते हैं हिमालय है, उनके लिए फ़ायदेमंद तो वो है, मगर वो है कि यहाँ पर कि वो स्थिति काम उनके नहीं आ पाती। तो राजनीतिक स्थिति ये हो जाती है यहाँ पर, जो भौगोलिक स्थिति पर असर डालती है। और एक सिस्टम आप जान होंगे, आप क्या कहते हैं, जियो पॉलिटिक्स बहुत कहते हैं आज के समय में, ये इस्तेमाल होती है जब हम बात करते हैं राजनीति और ज़मीन के बारे में, भूगोल के बारे में बात करते हैं। तो ये संबंध हो गया। अब हम इसका अंतर देखते हैं। पहला अंतर तो यहाँ पे विषय वस्तु में अंतर। भूगोल में हम बात करते हैं हर तरह की चीज़ के बारे में। देखिए भूगोल के अंदर हम विभिन्न देश की प्राकृतिक दशा, जलवायु, वनस्पति सबका अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विज्ञान में हम बात करते हैं राज्य के बारे में। अब राज्य है तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ज़मीन भी है, अब आसमान भी उसमें ही आ जाएगा, जो हम कहते हैं कि फ्लाइंग जोन वगैरह जो होते हैं, अंतरिक्ष का जो एरिया होता है वो उस चीज़ का देश का हिस्सा होता है। मगर यहाँ पर अंतर आ जाता है, क्योंकि इसमें हम बात ये नहीं करते कि देश किस तरह से। देखिए आप बहुत से लोग जानते होंगे कंट्री का इस्तेमाल करते हैं, मगर पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम कंट्री का इस्तेमाल नहीं करते, नेशन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, या फिर स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्री का इस्तेमाल हम जो करते हैं भूगोल में करते हैं। और जब बात करते हैं यदि विज्ञान की, तो हम बात करते हैं पर राज्य या देश, इस तरह से इस्तेमाल, राज्य या फिर राष्ट्र, ये अंतर है यहाँ पर छोटा सा। फिर दूसरा अंतर है प्रकृति में अंतर। जो भूगोल है वो ठोस तथ्यों पर संबंधित है, वो जो चीज़ को देखेगा, अध्ययन करेगा, जानेगा उस चीज़ को। वहीं राजनीतिक विज्ञान जो होता है वो तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्य या फिर अंदाजे तुक लगाए जाते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। हम नीतियाँ बना तो लेते हैं, हम अंदाजे से बनाते हैं नीतियाँ। जैसे हमने कहा कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ की नहीं, कोई राज्य ने कोई कारण बना डाला स्पेशल कि हम टैक्स वहाँ से कम लेंगे, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन कम है तो टैक्स भी हम वहाँ पे कम लगाएंगे। अब क्या पता राज्य को इतना फ़ायदा, जितना टैक्स राज्य ने लगाया है, कम होने के बावजूद भी उनको असर पड़े उस पहाड़ी इलाके वाले लोगों को। या फिर जो हम कुछ दूसरे इलाके देते हैं, बंजर इलाके जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उन पर भी हम मान लीजिए टैक्स कम कर डालता है राज्य। फिर भी हो सकता है उनका उत्पादन इतना कम हो कि वो टैक्स देने के मतलब लायक ना हो। तो वो क्या है कि तथ्य हैं, हमने जान लिया तथ्य के पर हमने बना डाला कानून वहाँ का, पर हम उस चीज़ को सही से नहीं कर पाते। तो ये अंतर है यहाँ पर, निश्चितता में अंतर। ये निश्चित ज्ञान है भूगोल जो है, इसमें नियम भी हैं, जबकि अधिक विज्ञान क्या है, इस पर तो कोई नियम वगैरह होता नहीं सही से, अनिश्चित विज्ञान होता है, और ये इसमें अंतर है। तो ये हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि संबंध क्या है यदि विज्ञान और भूगोल में, और अंतर क्या है। तो मिलते हैं कि दूसरी वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही।